Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसे कि गाइज आप सभी को मालूम है BEVAE 181 आपका सब्जेक्ट कोड है एंड देन बुक का नाम आपका एनवायरमेंटल स्टडीज है एंड देन आज हम यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 में हम लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देन हमने पिछले क्लास में हमने इकोलॉजी खत्म करी थी, पूरा जितना भी हमारा मेजर इकोलॉजी माइनर इकोलॉजी जो भी हमने इकोलॉजी पढ़ने की कोशिश की हमने क्या है लगभग लगभग खत्म कर दिया। देन उसके बाद आज जो हमारा है रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। देन आप लोगों का पेपर भी बहुत ज्यादा क्लोज है एनवायरमेंटल स्टडीज का, तो आई होप सो आप सभी तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना। एंड देन क्या है, पेपर से एक दो दिन पहले आपके लिए मैं इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपके लिए अपलोड कर दूंगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स के लिए, है ना, @BioLecturer एंड देन लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। वहां पे से जाके आपको बायो लेक्चरर को सब्सक्राइब करना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, जस्ट आज हम पढ़ेंगे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। यूनिट 4 हमारा लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज है और ये जस्ट दूसरा ब्लॉक है। ये हमारा हमने पहला ब्लॉक जो है खत्म कर दिया और इसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा क्या क्या आने वाला है, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज आने वाला है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम सोचे मतलब कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर से एक बार, आप क्या है यूनिट 4 है। यूनिट 4 में हम क्या है लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन उसके बाद हम देखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सबसे पहला जो है कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। देन आउटकम क्या मिलने वाला है वो भी जानेंगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। वैसे तो बेसिक आप लोगों ने बहुत पहले भी इन सब चीज़ों को पढ़ रखा हुआ है टर्म को, लेकिन हम क्या है जस्ट रिवाइज करेंगे, है ना, थोड़ा सा। देन उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो आपका वाटर साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो भी है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्म ऑफ वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमने BBYCT नहीं, हाँ, BBYCT 133 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना, जो वाटर रिसोर्सेज हैं एंड देन क्या है क्या कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फॉर्म ऑफ वाटर के बारे में भी पढ़ा था यहाँ। फिर उसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड सरफेस एंड क्या है ये ग्राउंड वाटर, ठीक है, कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सरफेस वाटर को, ग्राउंड वाटर को, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिग्रेडेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड ड्रॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स यानी जो लैंड रिसोर्सेज में आपके नॉन रिन्यूएबल जो भी आपके, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन में क्या प्रोसेस है उसके बारे में। एंड उसके बाद हमारा क्या है चेंजेस काउज्ड बाय एग्रीकल्चर एंड ओवर ग्रेजिंग। एंड उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड उसके बाद लैंड यूजेस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उस मतलब जो भी हमारी समस्या ना हो उसके लिए हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे दिक्कत होगा भी नहीं। हम थोड़ा सा क्या है जल्दी जल्दी टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सभी ने प्रीवियस यूनिट में हमने क्या पढ़ा कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे आपके इकोसिस्टम कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से सपोर्ट करता है ना लिविंग फॉर्म्स को, है ना, जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि हम इंपॉर्टेंस भी समझ चुके हैं एनवायरमेंट का, हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ना, कि एनर्जी किस तरीके से मूव्स करती है एक क्या कहते हैं एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में या फिर एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसफर होती है। सन से जो आपके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं ना। देन उसके बाद आपने हार्बीवोरस के बारे में भी जाना कि किस तरीके से ट्री हो गया या फिर ग्रास वगैरह खा के हार्बीवोरस अपना क्या है न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स लाइक कार्निवोरस के बारे में भी हमने पढ़ा, जो कि आपके क्या होते हैं कंज्यूमर होते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं। देन उसके बाद ये क्या है आपका प्रेजेंट यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जस्ट हम रिसोर्सेज या फिर हम कहें वेल्थ ऑफ नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, मतलब हमारी प्रकृति में किस प्रकार से एक वेल्थ के रूप में कहें या खजाने के रूप में कहें, है ना, धन है एक प्रकार से हमारे यहाँ, है ना, इसी से हम क्या है बहुमूल्य चीजों को, प्रीशियस चीजों को हम एक्सट्रैक्ट करके हम क्या है पैसे भी कमाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एसेंशियल फॉर सर्वाइवल डेवलपमेंट एंड द लाइफ फॉर्म्स, है ना, ये सारी चीजें जो है हमारे लिए, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। आप सभी को मालूम है प्राइम कंसर्न क्या है कि जो हमारे नेचुरल ट्रेजर है उसको हम वाइजली या फिर जुडिशली क्या है यूज कर सकें, ठीक है, यानी न्यायिक रूप से या फिर दिमागी मतलब
बुद्धि का यूज करके हम क्या है इन रिसोर्सेज को हम एक तरीके से सही से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एंड देन इसमें क्या लिखा है, डिमांड क्या है ऑन नेचुरल रिसोर्सेज रैपिडली इंक्रीज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का आप सभी को मालूम है दिन पे दिन क्या है इंक्रीज होता जा रहा है डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इनके बारे में। एंड देन ये क्या है एक तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली देखने को मिल रहा है कि नेचर जो रिसोर्सेज हैं उसको जो हर किसी को मिलना चाहिए वो चीज क्या है सब लोगों में बट नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा है पार्टली बिकॉज द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। और ये भी बात है कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है ना, बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है, जिससे कि हमें मालूम चल रहा है कि लैक ऑफ रियलाइजेशन डेट आवर पार्ट रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एग्जॉस्टिव वन डे। ठीक है, यहाँ पे ये भी मालूम चल रहा है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है लिमिटेड है। इस चीज के बारे में हमने पढ़ा भी था, है ना, जो आपका जो जे शेप ग्राफ और एस ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज का क्या हो जाता है हमारा लिमिटेड कहने लगता है। अगर मान लो कि पॉपुलेशन कम हो तो रिसोर्सेज हम क्या है हम मानते हैं कि असीमित है एकदम, हम उसका क्या है काफी यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है एग्जॉस्टेड कहा गया। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि एक ना एक दिन क्या हो जाएगा वो चीज समाप्त हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो इंटेंसिव और अनरेगुलेटेड तरीके से जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कल्टीवेशन कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अपने प्लांट का मटेरियल का, है ना, जो कि हमारे क्या है प्लांट कम्युनिटीज को इंपैक्ट कर रहा है, उसके कॉम्पोजिशन को इंपैक्ट कर रहा है, उसके रीजनरेशन कैपेसिटी को भी खत्म कर रहा है। भाई घास काटे जा रहे हो काटे जा रहे हो, पेड़ काटे जा रहे हो, भाई लगाएगा कौन, लगाओगे तभी तो देन वो दोबारा से रीजनरेट होगा, है ना। तो देन वो क्या है आपका धीरे 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 क्या खत्म होता जा रहा है। देन यहाँ पे लिखा है मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ द माइनिंग पॉपुलेशन एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटोरिएशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, जिस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं जो हम माइनिंग कर रहे हैं, है ना, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है ना, क्वांटिटी क्वालिटी डेटोरिएशन यानी पानी का जल स्तर भी हमारा क्या हो रहा है खराब हो रहा है, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं, किसके कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को एक तरीके से बेकार कर रहे हैं, अनयूजेबल बना रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है अनदर रीजन जो है आप में क्या है कंजर्व एंड सेफ गार्ड आवर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज इन देयर सप्लाई इज नॉट लिमिटेड। तो हमें भाई एक रीजन बन सकता है हमारा, अनदर रीजन क्या हो सकता है कि हम क्यों वाटर को या फिर लैंड रिसोर्सेज को हमें सेव करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिट इस पे एक तय है जो कि एक समय पे आके ये क्या है एग्जॉस्टेबल हो जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक तरीके से, है ना। और डिमांड जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो भाई आप सभी को मालूम है पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो इनका डिमांड भी बढ़ता जाएगा। ठीक ठीक है, तो यानी हमें क्या करना चाहिए इनको हमें इनका जो यूज है मोर एफिशिएंटली तरीके से करना चाहिए, है ना। और इसके अल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में भी हमें पता करना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके क्या हो सब्स्टिट्यूट की तरह हम उसे यूज कर सकें, है ना, जो कि अनएग्जॉस्टेबल हो, है ना, जिसको लिमिट ना हो, है ना। बहुत से एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जो कि जैसे कोल हो गया आपका, है ना, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर मैं कहूँ डीजल हो गया, जो भी हैं ये सारे फॉसिल फ्यूल हो गए, है ना। ये जो भी फॉसिल फ्यूल है ये एक दिन क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। ये क्या है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं इनको, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, है ना। ये एक दिन खत्म हो जाएगा तो इनको हमें क्या है इसके जगह हम क्या है हम क्या है इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं ना, हाँ। तो वैसे रिसोर्सेज को ढूंढना है जो कि इसके सब्स्टिट्यूट हो सके, जो कि लिमिट ना हो उनके ऊपर, खत्म ना हो। जैसे कि हम बात करेंगे वेरियस रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। तो जस्ट ये आपका क्या है आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। तो यहाँ पे हमें क्या क्या समझने को मिलेगा, तो देखिए हम डिफाइन कर पाएंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। देन उसके बाद सेकंड जो है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है ये किस तरीके से डिग्रेड कर रहा है हमारे लैंड और वाटर रिसोर्सेज को, इसके बारे में भी हम समझेंगे। देन उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है आपका, जो कि कंडीशन ऑफ फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, है ना, ये भी इसका कारण बनता है। मतलब क्या कहते हैं फ्लड से हो गया या फिर ड्रॉट से भी आपके क्या है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है। और फिनोमेना को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपका सॉइल इरोजन या फिर डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब किस तरीके से होता है और इसकी केयरफुली प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए हमें। देन उसके बाद वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर और लैंड के बारे में भी हम पढ़ेंगे और कैसे यूटिलाइज करना है उसको सस्टेनेबल मैनर में, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन हो गया ओवर। देन हम बात करेंगे एक एक करके सभी रिसोर्सेज के बारे में। तो पहला जो है हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो मैं आपको बता दूं रिन्यूएबल यानी जो क्या हो सके रीन्यू हो सके। यहाँ पे जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है क्या हो सके रीन्यू हो सके, है ना।
दोबारा से नया हो सके, दोबारा से इसे हम क्या है एक्सट्रैक्ट कर सके, लिमिट ना हो इसके ऊपर, देन ये क्या होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। नॉन रिन्यूएबल यानी जो क्या है दोबारा से रिन्यू ना हो पाए, तो देन वैसे रिसोर्सेज आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं, है ना। फॉसिल फ्यूल आपके क्या है रिन्यू नहीं हो सकते, ये एक बार खत्म हो गए तो खत्म ही हो गए, इसको बनने में काफी लंबा समय या मैं कहूँ कार्यकाल लगता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में अंतर। देन यहाँ पे हम एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है आवर रिसोर्सेज जो है बेसिकली दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, आप सभी को मालूम है। तो देन इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में बी डिफाइंड एज यूजफुल इंफॉर्मेशन मटेरियल और सर्विस, यानी एक रिसोर्सेज हो जो कि आप क्या हो एक तरीके से डिफाइन करते हो, किस तरीके से उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन की तरह, मटेरियल की तरह या फिर सर्विस की तरह, वो आपके क्या होते हैं रिसोर्सेज होते हैं। ब्रॉडली वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल रिसोर्स, अगर उसको हम ब्रॉडली डिफरेंशिएट करें, एक तरीके से बांटे, तो देन वो क्या है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है ना। हम इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, मटेरियल के लिए यूज करते हैं, या फिर सर्विस के लिए भी हम क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में गुड्स सर्विस सप्लाइड बाय द एनवायरमेंट, यानी ये जो ऐसी सर्विस है, ये ऐसे गुड्स है जो कि आपके कहाँ से सप्लाइड किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं, तो ये एनवायरमेंट के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। ये जस्ट हमारा नेचर द्वारा दिया गया गिफ्ट है, एक तरीके से गिफ्ट समझ सकते हैं हम, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आपके कौन कौन से हो गए, तो सिटीज हो गया, बिल्डिंग हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये आर्टिफैक्ट्स हो गया, ये सारे आपके क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए, है ना। और ह्यूमन रिसोर्सेज भी आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी क्या है कि ह्यूमन को इस काबिल बनाना कि वो क्या है अन्य क्या है रिसोर्सेज को भी क्या बना सके, प्रीसियस बना सके, यूजफुल बना सके, है ना। तो वो आपके होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि आपके टीचर हो गए, आपके डॉक्टर हो गए, आपके आर्किटेक्चर हो गए, ये सारे आपके क्या है आर्किटेक्चर हो गए, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। यही हमारे ह्यूमंस को मतलब एक तरीके से जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम क्या है और भी ज्यादा हम एज अ गुड्स के यूज के लिए, यूजेबल बनाने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज की सहायता लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इंक्लूड विजडम एक्सपीरियंस एंड स्किल एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखे हैं। तो देन इसके बाद यहाँ पे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज जो है दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है सम जो है कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या है अर्थ से लिखा है सम ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नेचुरल मल्टीप्लिकेशन सच एज वेजिटेशन, ठीक है। वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिप्लेस होते रहते हैं समय दर समय, है ना। नेचुरल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं उसे, जैसे कि आपके वेजिटेशन हो गया, है ना, पेड़ पौधे वृक्ष, है ना। ये जस्ट ये क्या है एक बार होते हैं देन उसके बाद सूख जाते हैं, एक बार होते हैं फिर मतलब एक तरीके से रिप्लेस करते रहते हैं खुद को, है ना। तो ये एक प्रकार हो गया नेचुरल रिसोर्सेज का। इन अदर वर्ड अगर हम इसको अदर वर्ड में कहें तो यहाँ पे लिखा है दोज रिसोर्सेज आर जनरेटेड, मतलब रीजनरेट करते रहते हो खुद को, दोबारा उत्पन्न करते रहते हो, वो आपके क्या कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने बता दिया था आपको, है ना, कि रिन्यूएबल क्या हो सकते हैं दोबारा से खुद को रिन्यू कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, तो देन वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया, पास्चर हो गया, ये वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, ये सारे आपके क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं रिसाइकिल भी कर सकते हैं उनको हम, है ना। क्या है वापस से हम उसका यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद लिखा है देयर आर सम अदर रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स हो गए, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपके मिनरल हो गए, फॉसिल फ्यूल हो गए, है ना, जो कि क्या है हम यूज करते हैं काफी ज्यादा यूज करते हैं, विच वन यूज्ड आर लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। यानी अगर क्या है एक बार हम यूज कर लेते हैं उसके बाद ये क्या है हम हमेशा हमेशा के लिए भी इसको क्या है खो भी सकते हैं इसको, है ना। कैसे खो सकते हैं तो मैंने बता दिया, क्योंकि इनका जो सोर्स है रिसोर्स क्या है ये लिमिटेड है ना। ये क्या है रीजनरेट नहीं हो सकते, मिनरल डिपॉजिट जो फॉर्म होते हैं उनको लगता है मिलियन ऑफ ईयर बनने में। देन ये जो डिपॉजिट है ये रीजनरेट नहीं होते, मैंने बता दिया। और यहाँ फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल ये सब बर्न होने के बाद कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है। एक बार जला दोगे कोयले को, पेट्रोल को, तो क्या आप उसको रिकवर कर सकते हो, तो सिंपली नहीं कर सकते, हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल जब हम बनाते हैं तो हम तो नहीं बनाते, जस्ट मैं बात कर रहा हूं, तो सॉइल को बनने का जो प्रोसेस होता है काफी ज्यादा स्लो होता है ना। क्या होता है गाइस स्लो होता है, तो स्लो होने के कारण जो यहाँ पे टॉप सॉइल जो है यहाँ बनने में लगभग इसको हजारों साल का समय लग जाता है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हुआ, यानी अगर हम इसको नष्ट कर देंगे तो इसको रिन्यू वापस से हम नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो काफी लंबा समय होता है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है वो, ठीक है, आप खुद से नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पे लिखा है एज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंडिविजुअली। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है
रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, यानी वैसे वाटर रिसोर्स जो कि आपके रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से हम उसे रीजनरेट कर सकते हैं। वैसे तो वाटर आपका रीजनरेट होता ही रहता है, आपका क्या है, आपका वेपर बन जाता है, आपका क्या है, वापस से आइस, ये स्नो बन जाता है ना, फिर उसके बाद कंडेंस होकर वाटर बन जाता है। तो मतलब वेरियस फॉर्म आपको क्या है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, है ना, स्नो हो गया, वाटर हो गया, स्लिट हो गया, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए तो यहाँ पे लिखा है वाटर जो होता है आपका एसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ के लिए, बिना पानी के, जल के बिना जीवन संभव है, तो जल ही जीवन है, ये आपका क्या है स्लोगन, आपको मालूम ही होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा है आवर वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड थ्रू अपेरेंटली वाटर इज अवेलेबल एबेडेंट क्वांटिटी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे वाटर सोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लेकिन एक बात और भी जानते हो कि जो अवेलेबल वाटर जो है काफी ज्यादा आपको मिलता है, बहुत सारी क्वांटिटी में। लेकिन यहाँ पे स्कार्सिटी कैसे बनती है, जो यूजेबल क्वांटिटी है वाटर की, वो लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है क्या लिखा है, क्या लिखा है, द स्कार्सिटी इज ऑफ यूजेबल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब जो जिसका हम यूज कर सकते हैं उस पानी का, उसकी स्कार्सिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में हमें स्कार्सिटी वाटर की मिलेगी। कौन सी स्कार्सिटी, तो पीने वाले पानी की, है ना, जिनका हम यूज कर सकते हैं। बाकी आप स्लाइन वाटर या मैं कहूँ एक्वेटिक वाटर, आप क्या ही करोगे, सी वाटर का क्या ही करोगे, बहुत ज्यादा खारा होगा, सॉल्टी होगा, है ना। तो देन उसके बाद ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये डिपेंडेंट है कि भाई जो रिलेशनशिप जो सोसाइटी के का है, वो एक तरीके से लैंड और वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है ना। तो डिपेंडेंट होते हैं ये अपने सर्वाइवल के लिए लैंड और वाटर रिसोर्सेज पे। लैंड में कैसे, तो कल्टीवेशन करके, अगर आपको फूड ग्रो करना है तो भाई लैंड चाहिए। फूड आपको ग्रो करना है तो बिना वाटर के नहीं हो सकता, वाटर रिसोर्सेज के नहीं हो सकता, तो देन वाटर रिसोर्स भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए होंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन। देन उसके बाद यहाँ रिलेशनशिप जो है ये एक तरीके से इवॉल्विंग एवर द सिंस रिवर बैंक एंड द रिवर वैलीज, है ना। जो भी आपने मतलब हिस्ट्री पढ़ी होगी ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में, तो जितनी भी जो सभ्यताएं थी, है ना, जो वैली मतलब क्या थी, ह्यूमन सेटलमेंट था। पहला जो ह्यूमन सेटलमेंट था जो भी था, अगर हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, या फिर इजिप्शियन सर, है ना, हड़प्पन की बात करें, या फिर क्या है इजिप्शियन की बात करें, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके क्या है, नदी के किनारे ही क्या है बनते हैं, इजिप्शियन। ठीक है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आप सभी को मालूम है सिंधु नदी के किनारे बना था, है ना। और इजिप्शियन भी आपका क्या है, नील नदी के किनारे, है ना, नील नदी के किनारे ये क्या है, इनका सेटलमेंट देखने को मिला, ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिला। तो ये तो आप सभी को इससे मालूम चल रहा होगा कि क्या है कि रिवर बैंक हो गया, रिवर वैली हो गई, ये सारी चीजें क्या है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, और अर्ली ह्यूमन भी इसी तरीके से इन्फ्लुएंस हुए थे इनसे। देन उसके बाद क्या है, बहुत सारी सिविलाइजेशन इसी से फ्लरिश हुई थी, है ना, और परिश्ड इन दी रिवर फ्लड्स, और क्या है बह भी गई इसी के कारण, नदी में के द्वारा फ्लड आया। देन कई सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्या है, माना जाता है कि फ्लड के कारण ये सिविलाइजेशन क्या है कि खत्म हो गया ये, है ना। तो ये सारे भी क्या है आपके कारण भी बनते हैं, सम प्रोबेबली ड्यू टू द फॉल्टी वाटर सेड एंड द बेसिन मैनेजमेंट, रिवर बेसिन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ फॉल्टी वाटर सेड हो सकता है, या फिर रिवर बेसिन मैनेजमेंट जो है उनका प्रॉपर ढंग से नहीं रहा होगा, तो देन इस कारण क्या है उनकी सिविलाइजेशन खत्म भी हो गई। देन उसके बाद लिखा है इवेंचुअली ह्यूमन बीइंग जो है क्या है अंडरस्टैंड द, क्या लिखा है, साइक्लिकल रिलेशनशिप ऑफ वाटर विथ लैंड। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग अच्छे से समझते भी इस चीज के बारे में कि भाई जो हमारा साइक्लिकल रिलेशनशिप है वाटर का लैंड के साथ, है ना, कि सिंपली अगर हमें खेती करना है तो पानी चाहिए, और पानी चाहिए तो पानी हमें नदियों से मिलेगी, है ना, और नदी और हम उगाएंगे कहाँ, तो हमें जमीन चाहिए, सॉइल चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से डिपेंडेंसी साइक्लिकल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। और एक तरीके से क्या है, हम क्रिएशन करते हैं किस चीज का, अंडरस्टैंडिंग हमें एक समझ आती है, जिससे कि हम क्या है क्रिएट करते हैं। टैंक्स हो गया यूजिंग हाईली डेवलप्ड इंजीनियर टेक्निक्स, है ना, हम क्या है इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करके हम बड़े बड़े टैंक्स वगैरह बनाते हैं, बनाए भी थे जब हम सिविलाइज हो रहे थे। देन यहाँ पे लिखा है फ्रेश वाटर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ, ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए, है ना, ह्यूमन लाइफ के सस्टेन के लिए आपका फ्रेश वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मालूम भी होगा कि जैसे कि हमारा जो एक ह्यूमन बॉडी है उसमें हमारा क्या है, ये 5 चीजों से, 5 तत्वों से बना होता है, 5 एलिमेंट, इसके बारे में सुने होंगे। अर्थ हो गया, फायर हो गया, एयर हो गया, स्पेस हो गया, वाटर हो गया, ये 5 तत्व मिलते हैं तो देन उसके बाद हमारा एक ह्यूमन बीइंग तैयार होता है, या कोई जीव तैयार होता है, ऐसा मानते हैं हमारे, है ना। ये हमारा क्या है रिवर्ड एंड वर्शिप्ड एंड ट्रीटेड विद ऑल द रिस्पेक्ट। ठीक है, और देन उसके हम क्या है पूजा भी करते हैं ना,
एक तरीके से। तो देन उसके बाद क्या है यहाँ पे, दिस इज बिकॉज द मेयर 1% ऑफ द ऑल वाटर द प्लेनेट इज रीडली एक्सेसिबल टू अस फॉर यूज। ठीक है, यानी हमारे पास प्लेनेट पे जितना वाटर हमारे प्रेजेंट है उसका मात्र हमारा क्या है 99% में से हम सिर्फ 1% वाटर को का ही एक्सेस है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा हमारे पास वाटर का एक्सेस नहीं है। अगर ये खत्म हो गया तो देन हमारे लिए एक जीवन पे संकट सा खड़ा हो जाएगा, है ना। देन उसके बाद क्या है, ऑन द अमाउंट ऑफ 73% जो है आपका यहाँ वाटर जो है यहाँ एग्रीकल्चर में यूज होता है, 20% इंडस्ट्री द्वारा यूज किया जाता है, और बाकी जो बचे जो हमारे घरेलू जो यूजेस होते हैं उनमें हम क्या है यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा वाटर का प्रेजेंटेशन क्या है यूज होता है। ठीक है, 73%। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे क्या है लेस देन 3% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, फ्रेश वाटर का, वाटर रिसोर्सेज का, तो यहाँ पे 3% है आसपास टोटल क्वांटिटी जो है फ्रेश वाटर के उसमें से, है ना। देन उसके बाद क्योंकि बहुत सारा फ्रेश वाटर भी हम क्या है हम नहीं उसको एक्सेस कर पाते हैं ना, तो देन उसी की बात की गई यहाँ पे। अब ब्रेक अप द टोटल फ्रेश वाटर अमॉन्ग वेरियस रिसोर्सेज, इट्स अवेलेबिलिटी सोन इन टेबल 4.1। ठीक है, तो 4.1 टेबल में आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला जो है फ्रोजन आपको क्या है 80% आपको फ्रेश वाटर फ्रोजन फॉर्म में मिलेगा जमा हुआ। ये आपका क्या हो गया, ग्रीनलैंड हो गया या फिर आइसलैंड जिसे हम कहते हैं, है ना। ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ये सब देशों में आपके क्या है, या फिर रशिया हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आपके क्या है फ्रेश वाटर है, हिमालय हो गया, है ना। तो इन सब रीजन में आपके क्या है, आपके काफी सारे फ्रेश वाटर, लेकिन ये क्या है फ्रोजन फॉर्म में है, इनका हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इनको हम यूज नहीं कर पाते हैं। देन उसके बाद आपका लिक्विड फॉर्म में आपके कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आपका 20% बचता है, तो आपका लेक आपका हो गया लिक्विड फॉर्म में, तो ये आपका लेक का 0.2%, सॉइल में आपके 0.04%, रिवर में आपके 0.02%, एंड एटमॉस्फेयर में आपके 0.02, और बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक में यानी जो जीवों में जो प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उन सबको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 0.001% है। ग्राउंड वाटर आपका 19.7%, यानी ग्राउंड वाटर का परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे फ्रेश वाटर की बात की गई है, यहाँ अवेलेबल जो है आपका 1%, यहाँ पे 0.2 एंड 0.1। तो ये सारी चीजें आपके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताती हैं। देखिए, आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है, जब हम एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि हम क्या अपने एनवायरमेंट के बारे में समझे, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझे, है ना। और एक तरीके से जो एक जागरूकता जो है लोगों के बीच में फैल सके, एक तरीके से समझ में। हमारे तो पास जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं वो सभी सारी चीजों को, बातों को, सबको सिंसियरली एक तरीके से सीरियसली इसे लेते हैं। देन उसके बाद जो भी बच्चे और भी जो अलग सब्जेक्ट्स के हैं, जो हमारे पास ये एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक पढ़ने आए हैं, ये टॉपिक पढ़ने आए हैं, तो उनको ये सारी चीजें समझनी चाहिए। हमें भी समझनी चाहिए कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है, यूजेबल वाटर, है ना, जिनका हम यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, तो हमें क्या है उसको बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमारे एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको ये चीजें समझनी होगी और आपको और डेली प्रैक्टिसेस में इसका लागू भी करना होगा इन्हें। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1/5 तो जो है फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में, है ना, यानी यहाँ पे 1/5 क्या है आपका क्या है 20% आपका क्या है फ्रेश वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिप्लेनिसेबल देयरफॉर हैज बीन रिलाइड रिकरेंट द ह्यूमन बीइंग, है ना। देन उसके बाद 90% जो है वो क्या है, दिस इज स्कार्स कमोडिटी टू फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो 90% तो आपका ग्राउंड वाटर में ही है ना। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो यूज मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, फ्रोजन की बात नहीं कर रहे। तो 90% तो आपका यहीं पे है, तो हम यूज भी कैसे करें उसको, कहीं पे हम यूज करते हैं, कहीं नहीं, मोस्ट ऑफ जगह हम देख रहे हैं कि आजकल वो बोरिंग वगैरह करके क्या है हम ग्राउंड वाटर का भी यूज करते हैं। देन उसके बाद 1% आपका लेक में होता है, पॉन्ड में होता है, 0% डबल हो गया इसका रिवर में, है ना, एटमॉस्फेयर में भी होते हैं। एनुअल टोटल रेनफॉल की बात करें तो वेरी फॉर्चुनेट है, यानी बहुत ही भाग्यशाली हम इसके लिए, है ना। इंडिया में तो आपको काफी बारिश देखने को मिलती है, लगभग हमारा 400 मीटर क्या है रेनफॉल होता है, मिलियन हेक्टर, HAM को कहते हैं मिलियन हेक्टर मीटर। ठीक है, इतने एरिया में आपका 400 मीटर रेन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा है 185 मीटर HAM जो है अवेलेबल होता है सरफेस वाटर में, और 50 HAM जो हो जाता है वो स्टोर्ड हो जाता है ग्राउंड वाटर में। ठीक है, बारिश होता है, बारिश से लैंड के अंदर इस तरीके से रिस के आपके ग्राउंड वाटर में सोक हो जाता है, एक तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। ये सारी चीजें जानते हैं आप।
तो देन ये सारी चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे। और क्या है, हम ये बाद में हमारे लिए ही काम आता है। ग्राउंड वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, ये सारी चीजें, है ना। तो इसमें आपका वाइड सीजनल एज ईयरली फ्लक्चुएशन भी कभी कभी देखने को मिलता है। सर्दी गर्मी के कारण कभी बारिश प्रॉपर नहीं होती तो कहीं पे सूखा पड़ जाता है ना। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम भी हमें क्या है देखने को मिला है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारी चीजें हो गई। देन उसके बाद जो है, हाँ देखो, इरिगेशन, नेविगेशन, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इन सब यूजेस के लिए हम क्या है फ्रेश वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हमें न्यायपूर्वक यूज करना है, जुडिशली यूज करना है। देन उसके बाद यहाँ वाटर साइकिल की बात करें, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ कई फॉर्म में आपके क्या होते हैं वाटर होते हैं। यहाँ पे लेक हो गया, इस तरीके से लेक है। और यहाँ पे जब सनलाइट पड़ता है, रेडिएशन पड़ता है, इंसोलेशन होता है ना, तो देन क्या होता है, वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कह रहा है, इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपके पौधे से ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाता है, इवो ट्रांसपिरेशन लिखा है, इवो पोर्ट ट्रांसपिरेशन, है ना। देन ये क्या है, ये हवा में जाके, स्काई में जाके, ये किस में ये हो जाता है, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्लाउड जब क्या होता है आपका ठंडा होता है तो देन वो कंडेंस हो जाता है। देन कंडेंस होता है तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में गिरने लगता है, यानी बूंद हो गया, रेन ड्रॉप के फॉर्म में गिर सकता है, या फिर स्नो फॉर्म में भी गिर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं जब क्या होता है, अल्टीट्यूड ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा होती है, तो देन वहां पे आपका क्या है, यही जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है, प्रेसिपिटेशन है, यह आपका क्या है स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे क्या है, अर्थ में आपका कंटिन्यूअसली आपके क्या है वाटर क्या होते हैं नीचे ऊपर होते रहते हैं ना, इंटर रिलेटेड लूप्स बना के। एक तरीके से ये लूप ही तो चल रहा है एक तरीके से, है ना। वाटर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है आपका चलता रहता है। साइकिलिंग जो है आपका, इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं, वाटर जो साइकिल हो रहा है उसमें आपके कौन कौन से जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो एटमॉस्फेयर हो गया, सी हो गया, अर्थ हो गए सारे, और लिविंग बायोटा भी, जैसे कि आपके प्लांट हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, ये भी तो आपके क्या है इवोपरेट करते हैं, ट्रांसपिरेट करते हैं ना बहुत सारे वाटर को। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है हाईली डायनेमिक है ग्लोबल एक्सटेंट में, और शेक इन कन्वेंस डिफरेंट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग होता है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के बारे में बात की गई है। तो प्रेसिपिटेशन के बारे में तो वैसे भी हमने पढ़ रखा है, तो जस्ट हम बता देते हैं आपको। अर्थ में आपका क्या है, रेन, स्नो, हेल, सीट एंड ड्यू के फॉर्म में, ये सब हमें याद है। मॉइस्चर के फॉर्म में भी आपके क्या वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। वेपोराइजेशन जो होता है, देन कंडेंस होता है, लिक्विड रेन में बदल जाता है। हेल, सीट क्या होता है आपका सॉलिड फॉर्म होता है, ये सारी चीजें आप जानते ही हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है, ये जस्ट आपके कैसे होते हैं, कंडेंस होके वाटर क्या होता है नीचे आता है। देन उसके बाद डिपोजिशन एंड प्रेसिपिटेशन जो है ये आपका मतलब जो भी वो प्रोसेस है वो कहलाता है। देन उसके बाद कंडेंसेशन जो है आपका डिफाइन होता है, इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम द वेपर लिक्विड स्टेट। ठीक है, आपका क्या है वेपर स्टेट से गैसेस स्टेट से आपका क्या है, आपका लिक्विड स्टेट में जब चेंज होता है वाटर, तो आपका क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है प्रोसेस। ठीक है, डिपोजिशन क्या है, तो डिपोजिशन प्रोसेस होता है बाय विच द वाटर चेंज वेपर इनटू अ सॉलिड आइस। ठीक है, तो डिपोजिशन आप समझ सकते हो, जो आपका जो हाई अल्टीट्यूड में पहाड़ों पे जो बादल इस तरीके से होते हैं, और वो जब क्या है प्रेसिपिटेशन गिराते हैं, तो वो क्या है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, वो जस्ट आपका आइस हो गया, स्नो हो गया, इनके फॉर्म में आपका क्या है नीचे आते हैं। देन इसके बाद लिखा है वाटर साइकिल जो है हमारे जो नेचर में वो क्या है सस्टेन होता है, किसके द्वारा, एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखा है, सोलर एनर्जी एवोपरेट करता है वाटर को सी से, लैंड से, है ना। वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर बनाता है, वही सारी चीजें लिखी हैं। यानी क्लाउड फॉर्म होगा, क्लाउड से आपके क्या है रेनफॉल होगा या फिर स्नोफॉल होगा, ये सारी चीजें क्या है, स्नोफॉल होगा, बारिश होगा, ये सारी चीजें आपको क्या है देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद यहाँ पे और क्या लिखा है, रेनफॉल मेल्टेड होके स्नो बना लेता है, ये सारी चीजें वही चीजें। देन उसके बाद वापस से पानी में आ जाता है। देन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंटल रेनफॉल, है ना, क्लाउड देख रहे हैं किस तरीके से जब मॉइस्ट क्या है यहाँ पे ठंडा होके ये कंडेंस होके वाटर इस तरीके से नीचे आता है। यहाँ पे देख रहे हैं वार्म जो मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ जाता है ना, एंड जो आपका ठंडा जो हवा है वो नीचे की तरफ आता है ना। ये सारी चीजें तो आप जानते ही हैं। देन रन ऑफ की बात करें तो रन ऑफ जो है आपका, वो जो रेनफॉल आपका क्या होता है, सोक्ड हो जाता है सॉइल के अंदर। जब पानी मिट्टी में गिरता है, बूंदे मिट्टी में गिरती हैं, तो वो क्या है सोख कर ली जाती है, सोख ली जाती है। एक्सेस वाटर जो होता है वो लैंड सरफेस के अंदर चला जाता है। नेचुरल स्लोप होता है, क्या होता है मिट्टी के अंदर ही क्या होता है स्लोप होता है, जस्ट वो क्या है वो अंदर अंदर सोख लिया जाता है। देन उसके बाद हम बात करें
इसी वाटर के रन ऑफ के कारण आपके लेक हो गए, रिवर हो गए, इसमें आपके क्या है वाटर क्या होते हैं ड्रेन होते रहते हैं। देन उसके बाद आपका क्या है ये सारे ही लेक नहीं आपके रिवर हैं जाके बाद में ओशन से मिल जाते हैं, तो सारा वहां पे भी वाटर जाके आपका ड्रेन हो जाता है। फ्लोइंग वाटर जो एक्ट कैसे होता है एज अ एजेंट है ना, सॉइल इरोजन भी करके जाता है, वो रॉक को भी तोड़ता है ना, और एक्सेसिव रन ऑफ होने के कारण वो क्या है फ्लड भी फॉर्म कर देता है। जैसे कि हमारी कंट्री में ये सारी चीज तो नॉर्मल है, हर साल फ्लड आता ही आता है किसी न किसी स्टेट में। सबमिलेशन, तो सबमिलेशन वो वाला प्रोसेस होता है, मतलब वैसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका सॉलिड जो चेंज हो जाता है डायरेक्टली वेपर में, बिना किसमें आपका लिक्विड फेस में आए, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है सबमिलेशन कहलाता है। इसमें ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लेक्स ऑफ आइस, जो फ्लेक्स बनते हैं ना आइस के, तो जस्ट वो आपका क्या सबमिलेशन प्रोसेस के ही थ्रू देखने को मिलता है। वेपर डायरेक्ट आपका क्या है सॉलिड में चेंज हो जाता है, बिना लिक्विड में आए, तो वो क्या है फ्लेक्स बना लेता है, आइस का फ्लेक्स है ना, जस्ट इस तरीके से होता है। इस तरीके से मैं सही बना रहा हूँ कि नहीं बाकी आप देख लेना है ना, स्नोफ्लेक्स इस तरीके से होता है ना। तो ये आपके काफी हल्के होते हैं, फ्लफी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये है ना, इससे हम स्नोमैन वगैरह बनाते हैं, स्नोमैन वगैरह बनाते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरीके से स्नोमैन बनाते हैं। तो देन उसके बाद यहाँ पे क्या है टेम्परेचर रिमेन विल बिलो फ्रीजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सबलिमेशन। ठीक है, तो ये वैसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है रिमेन वेल बिलो फ्रीजिंग, बिल्कुल फ्रीजिंग में आ जाता है, देन वो आपका क्या है वो सबमिलेशन का एग्जांपल है, उसमें आपका आइस क्या है फ्लेक्स बन जाता है आइस के। सबमिलेशन तो आप सब जानते हैं। देन इवेपोरेशन भी आप जानते होंगे, ये प्रक्रिया वैसा है जिसमें आपका क्या है वाटर जो चेंज हो जाता है आपका वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक एम्बिएंट टेम्परेचर में जब आ जाता है यानी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊपर हो जाता है, तो देन आपका वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जितने भी आपके एक्वेटिक बॉडीज हो गए, वेट सरफेस हो गए, वो इवेपोरेट होती रहती हैं। देन उसके बाद ट्रांसपिरेशन की बात करें, जो वाटर लॉस करता है कौन, प्लांट द्वारा जो वाटर लॉस होता है लीव्स के द्वारा, वो आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर जो है होता है ट्रांसपिरेशन से लगभग लगभग कितना होता है 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर यानी लगभग लगभग 2.5 एकड़ में आपके कॉर्न क्या लिखा है कॉर्न अप्रोक्सीमेटली 35,000 लीटर आपके क्या है यानी 8800 यानी 8,800 गैलन्स क्या है डेली वाटर क्या करता है ट्रांसपिरेट कर देता है। यानी जहाँ पे कॉर्न लगा है, कॉर्न फील्ड है, वहां पे आपका 1 हेक्टेयर में इतना वाटर क्या है जस्ट वो ट्रांसपिरेट कर देता है। देन उसके बाद हम फॉर्म ऑफ वाटर के बारे में जानते हैं। तो आपको सभी को मालूम है कि वाटर आपके क्या है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मरीन वाटर, 3 तरह के वाटर आपके होते हैं, है ना। वाटर जो है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, किसी भी चीज में घोल दो आप वाटर में घुल जाएगा, है ना। जैसे कि आपका सॉल्ट है वो आपका क्या है वाटर में घुल जाता है ना। तो फ्रेश वाटर में आपका टोटल सॉल्ट कंटेंट होता है वहां पे 1.5% होता है, याद रखिएगा 1.5% आपका क्या है सॉल्ट कंटेंट होता है। किसमें सॉल्ट कंटेंट भाई सब में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पानी में सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट कंटेंट 1.5% होता है, तो उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग हो सकता है परसेंटेज, आपके घर में पीने वाले पानी में हो सकता है इतना ना हो, लेकिन फ्रेश वाटर हम उसे कहेंगे जिसमें आपका 1.5% आपका क्या हो आपका सॉल्ट कंटेंट हो, तो देन वो आपका क्या कहलाएगा आपका फ्रेश वाटर कहलाएगा। देन उसके बाद ये सॉल्युबल होता है, इसमें क्या होता है सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं रिलीज जो होते हैं ना रॉक के द्वारा, सॉइल इरोजन के द्वारा या डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वही आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और यही डिसॉल्व सॉल्ट जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में सिग्निफिकेंट है ना फ्लोट करते रहते हैं, एक्वेटिक वेजिटेशन एंड फाइटोप्लैंक्टन इसके ऊपर है ना। तो ये सारी चीजें हो गए। देन ब्रैकिश वाटर की बात करेंगे, ब्रैकिश वाटर किसे कहते हैं, तो ये भी मैंने वैसे बता रखा है, लेकिन आपको जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल करना भी कभी कभी जरूरी होता है। तो ब्रैकिश वाटर आपका क्या है हायर देन द फ्रेश वाटर, इसमें जो वाटर कंटेंट ये सॉल्ट कंटेंट है थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी 0.5 से लेके 3.5 आपका क्या है रेंज होता है इसमें, 0.5 से लेके 3.5% इसमें क्या होता है अगर सॉल्ट कंटेंट हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ये आपको ब्रैकिश वाटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस ब्रैकिश वाटर। ठीक है, और ये क्या है फ्रेश और मरीन वाटर के जस्ट इंटरमीडिएट होते हैं ना। इसका सैलिनिटी रेंज यानी इसमें जो नमक की मात्रा है, जो सॉल्ट की मात्रा है, उसको हम सैलिनिटी रेंज कहते हैं, है ना। तो इसके किसके बिटवीन होता है ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के बिटवीन होता है ये। ठीक है, ना ज्यादा फ्रेश होगा ना ही ज्यादा मरीन होगा, इस टाइप का होता है। और इस्चुरी जो हो गए आपके, जो कि आपके रिप्रेजेंट होते हैं ना द टेल एंड ऑफ अ रिवर, है ना। तो ये क्या है मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर रिजल्ट द ब्रैकिश वाटर। जब आपके क्या होते हैं, जब आपका इस्चुरी आपका वो एरिया होता है जहां पे आपके क्या होता है रिवर जो है आपका जस्ट आपका ओशन से मिल रहा होगा। ठीक है, ओशन से आपका जब रिवर मिलते हैं
रिवर मिलता है तो क्या बनाते हैं ये दोनों मिलके एस्चुरी बनाते हैं, एस्चुरी। इसके बारे में भी मैंने बताया था। तो ये जो वाटर जो होगा आपका सॉल्टी वाटर और रिवर वाटर जब दोनों मिलता है तो लगभग लगभग इसमें 1.5% 3.5% के आसपास सॉल्ट कंटेंट आ जाता है। तो देन ये क्या कहलाता है आपका ब्रैकिश वाटर फॉर्म करता है। इसमें आपके क्या है, ये भी मैंने बताया था कि इसमें आपके जो टुंड्रा टुंड्रा वेजिटेशन है काफी सारे इसमें ग्रो होते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, कोई दिक्कत। देन उसके बाद हम मरीन वाटर की बात करेंगे तो मरीन वाटर आपका हाईली सलाइन होता है, यानी इसमें नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो सी वाटर रिमेन करना है, इसमें 35% आपका क्या है, आपका सॉल्ट होता है पर 100 पार्ट्स ऑफ दी वाटर, यानी सॉरी 1000 पार्ट है ना, 1000 पार्ट ऑफ दी वाटर में आपका क्या है 35% उसमें सॉल्ट होता है ना। और इसमें लिखा है वेट, वेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 3.5% होता है। ठीक है, अगर सॉल्ट का बात कर रहे हैं हम, सॉल्ट कंटेंट का, तो 3.5% उसका वेट होता है। अगर पार्टिकल के अकॉर्डिंग देखें तो 35 पार्ट, 1000 पार्ट में से 35 पार्ट आपका क्या मिलेगा, सॉल्ट का मिलेगा। सम सॉल्ट लेक्स में ऑल्सो सैलिनिटी लेवल अप टू एंड अबाउट 35%। हाँ, बहुत से आपके क्या होते हैं खारे पानी के झील होते हैं, है ना, तो वहां पे आपको क्या है 30% से भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा है बायोटिक एक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन सच हैबिटेट्स ग्रेटली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे बायोटिक एक्टिविटी काफी ज्यादा कम होते हैं। यहाँ पे वैसे ही आपके ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि आपके स्पेशलाइज्ड होते हैं मरीन वाटर में सरवाइव करने को लेके, है ना। तो जो सर्वाइवल कंडीशन उनको, जो मरीन वाले जो होते हैं ना, वही यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन और जो सरफेस जो है, सरफेस का या फिर ग्राउंड वाटर का क्या परिणाम हमारे लिए लाता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे जो आसमान से प्रेसिपिटेशन गिरता है और वो क्या है सॉइल में मिल जाता है ना, एंड रॉक गेट एक्यूमुलेटेड एज अ ग्राउंड वाटर। ठीक है, और रॉक के सहायता से यहाँ पे क्या होते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, फिर देन उसके बाद अलग अलग लेयर होते हैं। ठीक है, सरफेस हो गया, सब सॉइल हो गया, तो ये सारे लेयर्स के अकॉर्डिंग होते 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 ये नीचे क्या होता है, ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है। ये जो लेयर है रॉक का, ये क्या है आपका परकोलेट्स डाउन एज, ये क्या कहलाता है, नोन एज एक्विफायर कहलाता है। एक्विफायर जस्ट वो फिल्टर करते हुए पानी को अंदर ले जाता है ना। वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द डिगिंग आउट वेल। ठीक है, एक्विफायर जस्ट आपके कुएं होते हैं पानी के, जहां पे क्या है, गांव में काफी देखा होगा आपने, उसको हम एक्विफायर भी कहते हैं। तो वो क्या है, जस्ट हम गड्ढा खोदते हैं मिट्टी में, काफी गहरा गड्ढा खोदते हैं, देन उसमें से आपका क्या है पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। एक वैसा लेवल आता है जहां पे आपका पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो क्या है एक्विफायर को भर देता है। ठीक है, तो जस्ट वो आपका एक्विफायर हो गया। देन ग्राउंड वाटर जो है आपका, आपके दो लेयर जो है सॉइल को, उसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो वहां पे आपको, वहां पे ग्राउंड वाटर आपको मिल सकता है। जोन ऑफ एरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, वेयर द गैप्स ऑफ सॉइल आर फिल्ड विद द एयर एंड वाटर। ठीक है, जोन ऑफ एरेशन कहने का मतलब है वैसा जोन जहां पे आपके जो सॉइल है और एयर वाटर जो भी है आपका क्या है, एक तरीके से वहां पे भरा हुआ है। ठीक है, एयर भी है आपका, वाटर भी है। ठीक है, देन कंप्लीटली विथ वाटर, ये क्या लिखा है, फर्दर डाउन द जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन कौन सा है, तो वैसा जगह जहां पे आपका क्या है कंप्लीटली वाटर से फिल्ड हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपके सॉइल में, अगर मैं बात करूं, गमला है, गमले में मिट्टी है, मिट्टी में गमले में मिट्टी है, तो देन उसमें जब तक पानी नहीं है तो देन उसमें काफी ज्यादा एरेटेड आपको सॉइल मिलेगा, यानी उसमें हवा जो है, हवा के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स काफी ज्यादा अंदर होंगे। इसके जो जो क्या है बिटवीन स्पेस है, क्या है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच बिटवीन स्पेस है ना, तो उसमें जाके क्या है एयर पार्टिकल्स घुस जाते हैं ना, एयर घुस जाता है, गैस घुस जाता है। देन उसके बाद जैसे हम वाटर ऐड करते हैं तो देन ये क्या है, ये जितने भी जो वाटर के जो पोर्स हैं, देन ये क्या है, वाटर के पोर्स कह रहा हूँ, जो सॉइल के बिटवीन पोर्स हैं, पार्टिकल्स के पोर्स हैं, उसमें से हवा बाहर आ जाता है और क्या है उसके जगह वाटर ले लेता है ना। तो देखते भी होगे आप, मिट्टी में पानी डालते हो तो बुलबुले से निकलते हैं, तो बुलबुला क्यों निकलता है, तो जस्ट वो गैस बाहर आ रहा होता है ना। जो एरेटेड आपका सॉइल है उसमें से क्या है, मिट्टी में से गैस बाहर आ रहा होता है। ठीक है, तो वो आपका सिचुएशन जो होता है वो आपका जोन ऑफ सैचुरेशन कहलाता है, जिसमें आपके सारे गैप्स में आपके एयर के जगह वाटर फिल्ड हो जाए, तो वो कंप्लीटली विथ वाटर, तो वो आपका सैचुरेटेड जोन कहलाएगा। ठीक है, जोन ऑफ एरेशन मैंने बता दिया, जिसमें क्या हो कि सिर्फ और सिर्फ हवा भरा हो, एंड देन जोन ऑफ सैचुरेशन, एरेशन हवा हो गया और सैचुरेशन आपका वाटर भरा हो। ठीक है, देन वाटर टेबल की बात करें तो यहाँ पे बाउंड्री बिटवीन द सैचुरेटेड जोन एंड अनसैचुरेटेड जोन, जो रॉक के बिटवीन होता है ना, एंड राइजेस एंड ड्रॉप्स डाउन विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है,
तो यही कारण भी बनता है कि उसमें जो आपका वाटर लेवल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो भी आपका इसी पे डिपेंड करता है। आपका ज्यादा सैचुरेटेड सॉइल होगा तो देन वहां पे वाटर क्या होगा, अंदर जाएगा नहीं, ग्राउंड तक जाता नहीं जल्दी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है ग्राउंड वाटर प्रोवाइड करता है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ डिफरेंट पर्पस के लिए। जो अगर हम वाटर चाहिए तो ग्राउंड वाटर के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी भी समय, साल के किसी भी समय हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि गाँव में काफी ज्यादा नीचे क्या है, वाटर चला जाता है, ठीक है, तो देन उनको क्या है, और भी ज्यादा अपना क्या है, हैंड पंप हो गया या कुआं और खुदवाना पड़ जाता है। देन उसके बाद जैसे बारिश का सीजन आता है तो वो वापस से वो कुआं क्या हो जाता है, भर जाता है ना। तो ये सारा नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली होता है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा है ग्राउंड वाटर जो है मेजरली हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। इसका जो 50% है एस्टिमेट अगर लगाया जाता है, तो अवेलेबिलिटी जो है डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल और रिचार्ज कंडीशन, ठीक है, रेनफॉल पर डिपेंडेंट होता है, बारिश होगी तो ये भरेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजों को वैसे मैंने बता दिया है। यहाँ पे लिखा भी है जो वाटर जो है आपका खराब कैसे होता है, तो पुअर ग्राउंड वाटर कैसे होता है, जब मान लीजिए कि लैक ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए, यानी उसमें वाटर पॉल्यूटेंट घुस जाए, है ना। जैसे कि इसमें फ्लोराइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, आयरन हो गया, सॉल्ट हो गया, या फिर ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड हो जाए किसी भी तरीके से। मान लीजिए कि आपका ये लैंड ही है, लैंड में बहुत ही ज्यादा फालतू के ऑर्गेनिक मैटर है या फ्लोराइड है या केमिकल कंपाउंड है, वो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ ही वो आपके ग्राउंड वाटर को भी गंदा कर देगा, ठीक है। हम बोलते हैं कि प्लास्टिक का यूज ना करें। तो प्लास्टिक क्या होता है, जब आपका डिकम्पोज तो नहीं होता प्रॉपर, वो जब गलता है तो गल के उसके जो पार्टिकल्स होते हैं या उसके मैं पॉलीकार्बन जो है, ये सारे क्या है, अंदर आपके ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। देन वो हमारे ग्राउंड वाटर को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमें प्लास्टिक्स का यूज नहीं करना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है सरफेस वाटर में हो गए, जैसे कि स्ट्रीम हो गया, लेक हो गया, ह्यूमन मेड रिजर्वायर जो बनाते हैं हम, टैंकर कैनाल वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीजें हो गई, फ्रेश वाटर वेटलैंड, ये सारी चीजें हो गई, है ना। ये हमारे क्या है, वाटर बॉडीज है ना। और ये एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये क्या है, जब जब बारिश होगी तब तक ये भर जाएगा, देन ये क्या है, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। देन उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर जो है आपका बिगेस्ट कंज्यूमर है। मैंने बताया था कि जो 70% जो अमाउंट है वो आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर में यूज हो जाता है, यानी पूरा वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो हम एग्रीकल्चर करते हैं 70% हमारा वाटर यूज हो जाता है। एशिया की बात करें तो यहाँ पे एशिया में और भी ज्यादा वाटर हम क्या है यूज करते हैं, फालतू का पानी क्या है, इरिगेट करते रहते हैं। 86% लिखा है ना। टोटल एनुअल वाटर विड्रॉल लगभग हर सालाना क्या है, 86% हम क्या है वाटर का यूज कर देते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कृषि में। देन 49% आपका नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा आपका क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज करके वो कम वाटर में भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। कल्चरल कल्चरल ठीक है। यूरोप में आपका 38% है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया तो उस समय हमने देखा कि भाई जो क्या है, एक तरीके से एरा ऑफ एनर्जी था, रिसोर्सेज हमने क्या है काफी ज्यादा यूज किया एग्रीकल्चर का, है ना। अब वाटर जो है एक तरीके से क्रिटिकल इनपुट होता है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। मतलब हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए क्रिटिकल इनपुट था, जिससे कि हमने काफी इरिगेट करा, फ्लड कंट्रोल भी करा हमने, और क्या है ड्रेनेज भी हमने काफी ज्यादा सुधारा, है ना, कंट्रीब्यूट करा। एक तरीके से ये क्या है, कंट्रीब्यूट करा हमने किसमें, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सब के प्रोडक्शन में, है ना। तो एक तरीके से क्या था, हम बाहर से पहले आयात करते थे इन सारी चीजों का, है ना। क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, व्हीट हो गया, राइस हो गया, काफी इंपोर्ट करते थे। लेकिन हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाके इन सभी की कमी भी हमने फुलफिल कर दी। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का क्या है, एक ही पार्ट में आपका क्या है, एक चैप्टर आपका खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं ऑलरेडी फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप इतने ही स्पीड में आप देखने की कोशिश करें। अगर आपको इससे भी तेज समझ में आ सकता है तो आप जरूर फास्ट फॉरवर्ड में करके देखिएगा। देन यहाँ पे लिखा है इम्प्लीकेशन ऑफ फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है हम डेवलप कर सकते हैं क्या, एफिशिएंट मेजर ले सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो हमें वाटर की, है ना, यूनिट ऑफ वाटर। तो देन हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इरिगेशन सिस्टम को हम थोड़ा सा एफिशिएंट बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि वाटर रिड्यूस हो सके, कंजप्शन जो है हमारा ये रिड्यूस हो सके, और सॉइल भी अप्रोप्रिएट यूज करें, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स लें, है ना। चेक करें कि भाई जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना, वे ऑफ क्रॉपिंग है, वो किस तरीके से हम ग्रो करते हैं, उसमें कितना वाटर लगता है ना, उसको भी हम करें कि भाई किसी किसी पौधे में कम पानी लगता है, किसी किसी में ज्यादा, हम क्या कर रहे हैं, जो कम पानी पीता है उसको हम ज्यादा पानी दे रहे हैं, है ना। तो ये जस्ट क्या है, जस्ट वेस्टेज ऑफ वाटर है, इसको हम सुधार सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, हम पॉलिटिंग क्या है
एफ्लुसेंट इनटू वाटर बॉडीज, क्या है इसको भी हमें क्या है रोकना होगा, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल जो क्या है जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हमारे ऐड हो रहे हैं वाटर में, इसको भी हमें रोकना होगा। डिग्रेडेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो यहाँ पे क्या है वाटर रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में अब हम जानेंगे। देखो क्या होता है, जो डिप्लेशन हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का, वो किस तरीके से हो रहा है, उसमें कंटामिनेशन यानी क्या है अनवांटेड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, कंटामिनेंट ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए इस वाटर में, और वो ह्यूमन के कंजप्शन का जो सोर्स है वाटर उसी में ऐड हो रहे हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है आज के समय में, मेजर प्रॉब्लम है कि भाई इसको हम वाटर को साफ कैसे रख सके, जैसे कि आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशन हो गया, एस्चुरीज हो गया, आपके ग्राउंड वाटर बॉडीज हो गए, ये सारे आपके क्या है आपके पॉल्यूट हो रहे हैं और सीवियर पॉल्यूट हो रहे हैं। किसके कारण, तो हम इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, काफी ज्यादा हम पानी खर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चरल में, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, गंदी नालियां गटर कहीं जहां भी कहीं हम क्या है बहा दे रहे हैं, तो क्या रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और क्या है जंगल भी काफी ज्यादा हम काट रहे हैं, तो देन इससे क्या है हमारे वाटर रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं पॉल्यूट हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सेलिटेशन ऑफ क्या है सिल्टेशन ऑफ रिवर एंड लेक ड्यू टू द soil erosion progressively reduces the water holding capacity resulting in a revenging flood year वाटर ईयर, ठीक है। तो क्या है साल दर साल आपके बाढ़ वगैरह आते हैं, देन उससे क्या होता है आपका जो स्लिट वगैरह जो बह के आता है, एक तरीके से नदियों की धारा को जो प्रवाह करने वाली जो धारा होती है उसको भी चेंज कर देती है। मान लीजिए यहाँ पे स्लिट बदल क्या भर जाए तो देन क्या है जो रिवर है वो अपना रन ऑफ भी चेंज कर सकती है। देन कहने का मतलब ये है कि पूरा एक तरीके से वाटर को क्या है डिग्रेड कर रही है हमारे। देन यहाँ पे लिखा है आज जो हम फेस कर रहे हैं वो है क्या है पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, अबव एवरेज रेनफॉल एरिया में जो आपके मिलते हैं, रीजन में मिलते हैं एबंडेंट वाटर बॉडी, तो वो क्या है काफी हमारे पास क्या है कम होता जा रहा है। हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं जहां तहां, सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो भी क्या है इंडस्ट्रीज का बचा कुचा पानी वगैरह हम क्या है डिस्चार्ज कर देते हैं, देन पॉल्यूट हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट है उसमें भी इम्पैक्ट आता है। एल्गल ब्लूम भी देखने को मिलता है, काफी क्या होता है एल्गल ब्लूम, और एल्गल ब्लूम हो गया तो देन क्या है आपके जो मैंने बता रखा है जब हमने बॉटनी पढ़ा था, तो जस्ट वो क्या करते हैं हमारे वाटर के सारे ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देते हैं, एंड देन क्या होता है कि जो हमारे पानी के अंदर जो बहुत सारे जीव मछलियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं मारी जाती हैं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन उनको प्रॉपर वाटर में मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये एल्गल ब्लूम भी आपका क्या है बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, यहाँ पे लिखा भी पड़ा है ना। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है फ्लड एंड ड्रोट। फ्लड और ड्रोट कैसे आता है, तो ये देखिए क्या है फ्लड जो आपका मोस्ट कॉमन आपका नेचुरल क्लाइमेटीज है ना, आपका जो ये जो नेचुरल क्लाइमेटीज में आपका फ्लड बहुत ही ज्यादा कॉमन मिलेगा। फ्लड रेगुलरिटी की बात करें तो ये लगभग आपका 20,000 लोग जो है उनको इम्पैक्ट करता है, लगभग लगभग 75 मिलियन पीपल सालाना इससे दुनिया में इम्पैक्ट होते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है लगभग लगभग वहां पे 2/3 ऑफ ग्लोबल लॉस वहां पे लाइफ का फ्लड के कारण देखने को मिलता है। इंडिया आपका 5th है ग्लोबल डेथ के मामले में, जो कि आपका बाढ़ के कारण होता है। लगभग लगभग हम 600 मिलियन हर साल एवरेज क्या है पैसे खोते हैं, और जो लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज जो है प्रॉपर्टी का वो भी काफी ज्यादा होता है। मिलियन ऑफ पीपल क्या हो जाता है डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। ये आपके साउथ एशियन कंट्रीज में आपके कॉमन है, ठीक है, जैसे कि आपका इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका फिलीपींस कह रहा हूँ, आपका म्यांमार हो गया, इन सब जगहों पे आपके कॉमनली आपको फ्लड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डिस्चार्ज ऑफ वाटर है एक तरीके से ज्यादा एक्सीडली क्या है मतलब बह के आता है, तो देन क्या है कैनाल कैपेसिटी क्या लिखा है फ्लड इज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर एक्सीड द कैनाल कैपेसिटी ऑफ द रिवर। मान लीजिए कि कैनाल कैपेसिटी क्या है मतलब ऐसा मान लीजिए कि वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी, ऐसे मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल में 500 लीटर है, और आपका क्या है पीछे से 1000 लीटर पानी आ जाए, तो देन क्या होगा वो एक्स्ट्रा जो 500 लीटर है वो आपके क्या है आपके लैंड में आपके क्या है इस तरीके से जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनमें क्या है फैलेगा, आपके घर को तबाह करेगा, कुछ भी कर सकता है ये। तो ये आपका फ्लड होता है, जस्ट समझ गए होगे आप, जो एक्स्ट्रा वाटर जो आपके क्या है रिवर में ऐड हो जाता है। देन उसके बाद लिखा है इट इज पॉसिबल रिड्यूस टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फ्लड बाय, देखो क्या है ये क्या है पॉसिबली क्या है किस तरीके से रिड्यूस होता है ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लड। तो देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, क्या है हम इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिजर्वायर बना सकते हैं किसी अप्रोप्रिएट प्लेस पे, हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं किसको एम्बैंकमेंट हो गया ऑन रिवर, ठीक है, रिवर पे हम क्या है एम्बैंकमेंट बना सकते हैं, दीवार टाइप बना सकते हैं जहाँ एम्बैंकमेंट होता है ना, कैनाल भी बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा
कि हमारे बाढ़ को हम क्या है बाढ़ को रोक सके, हम क्या है कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके, रिवर को ज्यादा चौड़ा कर सके, जो स्लिट है उसको टाइम टू टाइम हटाते रहें, कैनाल जो है रिजर्वायर है ना, पीरियोडिकली क्या करें उसको हम उसको और भी ज्यादा डीपनिंग कर सके, है ना, उसको हम गड्ढा करें, मतलब उसमें से स्लिट वगैरह निकालते रहे, ऐसा सीन करना है। एंड उसके बाद डाइवर्जन ऑफ जो फ्लड वाटर है वो रिवर का, ठीक है, जो चैनल का वो क्या है उसको कैनाल्स के फॉर्म में डालना है, ठीक है, उसको कई सारे नदियों को एक बहाव जो है काफी, मान लो कि कोई नदी बहुत ज्यादा बड़ी है, चौड़ी है, और वो जब भरती है तो एक तरीके से सैलाब ले आती है, फ्लड ले आती है, तो इसको हम क्या है इसको हम कई सारे कैनाल में बांट दे, इसका जो वाटर करंट है इसको हम कई सारे कैनाल में अगर बांट देते हैं तो देन इसमें जो फ्लड का प्रॉब्लम है यहाँ तो हमारा आधा निपटान तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ भी कई सारी परियोजना वैसे चल रही है ना, जैसे कि हमारे यहाँ नदी जोड़ने वाली जो एक परियोजना थी, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, तो देन वो उससे भी हम क्या है पूरी इंडिया की नदी को हम एक जोड़ने की परियोजना चल रही है। देन इसके हम लिखा है इंट्रोड्यूसिंग प्लेन मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, किस तरीके से हम फ्लड प्लेन मैनेजमेंट टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में भी हम क्या है बनाना है, एक तरीके से जागरूकता फैलानी है। देन उसके बाद यहाँ लिखा है प्रिपेयर कर सकते हैं हम, पॉन्ड हो गया, रिजर्वायर हो गया, टैंक हो गया, कैनाल हो गया, चैनल बना सकते हैं हम, है ना, जिससे ऑब्स्ट्रक्ट बना दे, एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन अगर हम डाल दे तो देन क्या है अवॉइड कर, और क्या है कंस्ट्रक्शन को भी अवॉइड करना है, ठीक है, कि हम नदी के किनारे काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो ये भी हमें क्या है अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा नदियों के किनारे पेड़ लगाने हमें, ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि सॉइल इरोजन भी हमारा क्या है रुकेगा, सॉइल इरोजन जो है आपका वो क्या होगा रुकेगा, मिट्टी को थाम के रखते हैं ना रूट्स पौधों के। देन यहाँ पे लिखा है इजी टू प्रिडिक्ट और फॉरकास्ट ऑन द फ्लड बिफोर द बाय द एडवांसमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इससे हम क्या है एडवांसमेंट के कारण हम क्या है फोरकास्ट भी कर लेते हैं कि भाई किस एरिया में फ्लड आ सकता है, किस में क्या नहीं आ सकता। तो एक तरीके से जो डैमेज है प्रॉपर्टी है लॉस का, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया पीपल का, उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। If only the concerned agencies coordinate their activities and act to the time address the calamity, ठीक है, अगर क्या है समय से पहले अगर उनको जानकारी मिल जाए तो एक कोऑर्डिनेशन बना के जो एजेंसीज वगैरह है हमारे क्या है जो आरपी क्या है एनडीआरएफ जैसे हो जो क्या है संगठन है, ये क्या कहते हैं संगठन कह रहा है एजेंसीज है, सुरक्षा से एजेंसी है, तो वो क्या है लॉस ऑफ लाइफ को क्या है रोक सकती है। ड्रॉट जो है आपका एक तरीके से अगर हम बात करें वो पीरियोडिकली क्या है अनयूजली ड्राई वेदर हो जाए, यानी लिटिल रेनफॉल देखने को मिले, या मैं बोलूँ रेनफॉल ही ना हो किसी एरिया में, नॉर्मल रेन के जो एक्सपेक्टेड है उससे क्या हो रेन कम हो जाए, तो देन वो एरिया क्या है आपका सूखाग्रस्त हो जाता है रेन ड्राई क्लाइमेट के कारण, ठीक है। देन यहाँ पे आपका सीजनली ड्राई या फिर नॉर्मली आपका ड्राई हो जाता है वो रीजन। तो ड्रॉट आपका जो है एक तरीके से क्रीपिंग क्लाइमेटी है, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि ये जो डेवलप होता है स्लोली धीरे धीरे होता है, एक बार में नहीं होता ये। ड्रॉट जो है आपका confined any particular tectonic or topographic setting in their impact extending the लार्ज एरिया एंड रीजन, क्या है आपका ड्रॉट उन रीजन में पड़ता है जहां पे आपके क्या होती हैं आपके टोपोग्राफिक सेटिंग क्या होती है अलग टाइप की होती है, टेक्टोनिक यानी ऊंचे जो पहाड़ होते हैं जो कि आपके क्या है जस्ट अ बैरियर बन जाते हैं, है ना, जो मॉइस्चर को आने नहीं देते और आपके क्या है क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होने देते, तो वहां पे आपको ड्रॉट जैसी सीन देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ वैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि इसके इफेक्ट में आते हैं, है ना, और क्या है मोर सिवियरली आपके क्या है डेवलप कंट्री में भी ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। क्रॉप लॉसेस हो गया, अगर मान लिया कि क्रॉप अगर सूख जाए उसी समय आपका क्या है ड्रॉट आया और क्रॉप सूख जाए तो वहाँ पे हंगर और माइल्ड न्यूट्रिशन के केसेस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे और पुअर पीपल लोग भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है एक केस स्टडी है ड्रॉट का राजस्थान में, है ना, राजस्थान आपका सभी को मालूम होगा लार्जेस्ट स्टेट है, यहाँ पे क्या कितना है ये 3000 नहीं 34,000 टू नहीं 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, लगभग वहां पे 54 मिलियन पीपल्स रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है ड्रॉट जो है आपका यहाँ पे 2000 इस मतलब दशक में आया था, 2000 के दशक में आया था। यहाँ पे लिखा है 32 टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे स्टेट जो है यहाँ पे क्या है ड्रॉट से इम्पैक्ट हुए थे, है ना, यहाँ पे 31 डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें से 25 डिस्ट्रिक्ट जो है सीवियरली इफेक्ट हुए थे इससे, यानी 73.64 जो विलेजेस हैं वो आपके इसके क्लचेज ऑफ ड्रॉट के अंदर आए थे। देन उसके बाद इफेक्ट जो हुआ यहाँ पे 33.04 मिलियन जो पीपल है वहाँ पे कैटल जो है इन सब पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये इन चीजों को और काफी ज्यादा माइग्रेशन भी देखने को मिला। यहाँ पे जो लिखा है क्लाइमेट जो है आपका यूजुअली क्या है प्राइम ट्रिगर ऑफ ड्रॉट, यानी जो क्लाइमेट चेंज जो हमें देखने को मिलता है वो आपका बहुत बड़ा रीजन है ड्रॉट का, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन जो लिखा है किसके द्वारा ये होता है,
जो हमारा जो वे ऑफ पीपल जो है, मतलब जो हमारा जो वाटर रिसोर्सेज का यूज करने का जो तरीका है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फेलिंग ट्रीज फॉर द फायरवुड, हम क्या है लकड़ियों को जला रहे हैं, है ना, और एक तरीके से जंगलों को काट रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चरल के लिए, हाउस पर्पजिंग के लिए, माइनिंग के लिए, अनसाइंटिफिक तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, मेथड ही हमारा बेकार है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर भी हमारा क्या है एक तरह से डिस्टर्ब होता है ना। तो ये क्या हो गया आपका, सिंपली अगर मैं बताऊं तो पेड़ जहां जिस इलाके में कम होंगे तो वहां पे मॉइस्चर कम कलेक्ट होंगे, मॉइस्चर कलेक्ट नहीं होगा तो रेनफॉल आपका नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा तो वहां पे सीरियस ड्रॉट आपको देखने को मिलेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है कि जो डेवलपमेंटेड पॉलिसीज होती हैं वो प्रॉपरली फंक्शन, क्या है, हम जहां तक क्या पेड़ काटे जा रहे हैं, हम इंडस्ट्री बना रहे हैं, हम घर रहने के लिए घर मकान प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो देन उससे क्या होता है कि हमारा एक तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है ना, हमारा क्लाइमेट क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या है ड्रॉट जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। ये जो फंक्शन है आपका ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसीज का, देन क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज वगैरह होनी चाहिए वो होती नहीं है प्रॉपर। देन ये लिखा है ड्रॉट जो है आपका एक तरीके से सीरीज प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, यूजुअली एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द एरिया। और वो क्या है, एरिया फैलता जाता है, सूखा अपने कई और एरिया को भी चपेट में लेता है, एक्सपीरियंस द एक्चुअल वाटर शॉर्टेज, और इसको हम एक्चुअल वाटर शॉर्टेज भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पे लॉस ऑफ क्रॉप, डेयरी, फायर, लिव स्टॉक एंड फिशरीज का नुकसान होता है। एनवायरमेंट की बात करें तो डैमेज टू द प्लांट स्पीसीज एंड इरोजन ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी का ऊपर वाला लेयर सूखेगा तो वो क्या है, हवा के कारण वो डिस्प्लेस होगा, है ना, तो एक तरीके से डेजर्टिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है सोशली अगर हम बात करें तो हमारे समाज में फूड का शॉर्टेज होगा, डैमेज टू हेल्थ, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा, और वाटर के कारण कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकते हैं, विवाद पैदा हो सकते हैं, लोग लड़ झगड़ सकते हैं आपस में। यहाँ पे लिखा है पॉसिबल प्रिकॉशंस की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिजर्वायर, एजुकेट कर सकते हैं पीपल को कि कैसे कंजर्व करना है हमें वाटर को, और साइंटिफिक मैनर में हमें फार्मिंग करनी चाहिए, है ना। और आपके क्या है, जो आपके इंडिया में जो वैसे एरिया जहाँ पे आपके ड्रॉट आपके कॉमनली आते रहते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी को ध्यान देना होगा, वहाँ पे जो स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन है वहाँ पे क्या है स्कार्सिटी टू क्रॉप फेलियर का मतलब जो सामना करना पड़ता है उसको मेंटेन करना होगा, है ना, कि वहां पे भी क्या है प्रॉपरली लोगों को खाना वगैरह मिलता रहे, तो उसका भी मैनेजमेंट करना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स में आपके क्या क्या आ गए, तो देखो क्या होता है, जो इसमें लिखा है कि इफेक्टिव मेजर टू कॉम्बैट ड्रॉट, यानी अगर हमें सूखे से लड़ाई लड़नी है एक तरीके से, तो हमें क्या करना होगा, हमें वाटर शॉर्टेज को दूर करना होगा, हमें रेन वाटर को अडॉप्ट करना होगा हार्वेस्टिंग मेजर के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, यहाँ जो कैप्चरिंग रन ऑफ फ्रॉम रूफटॉप्स, क्या है कि जो पानी जो क्या है ऊंचाइयों से बह के क्या है निकल जाती है, उसको हमें क्या है रोकने की कोशिश करनी होगी, क्या है जस्ट हम डैम बना के रोक सकते हैं वाटर को, या फिर जो भी कुछ करें, क्या है हमें कैप्चर करना है वाटर को, कैप्चर करना है हमें किसको, कैचमेंट्स को, ठीक है, फ्रॉम कैचमेंट्स को, एंड देन कैप्चरिंग सीजनल फ्लड वाटर, कि भाई जो आपका सालाना किसी मौसम में आपका क्या है फ्लड वाटर बाढ़ वार आता है, तो उसको हम किस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं लोकल स्ट्रीम या फिर पॉन्ड वगैरह में रिजर्वायर बना के, उसको हमें करना है, इससे हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कंजर्वेटिंग वाटर थ्रू वाटर सेड मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर सेड मैनेजमेंट के भी थ्रू हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स के बारे में लिखा है जिसके हमें फॉलो करना चाहिए, यानी एक तरीके से प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, अगर मान लो कि कहीं पे सूखा है तो हमें वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए भी वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। क्या लिखा, दिस कैन बी सर्व द फॉलोइंग पर्पज, हाँ, इंक्रीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और हमें उस एरिया को किस तरीके से वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, उसको हमें उस पर लगातार कोशिश करनी होगी, रिड्यूस करना होगा स्ट्रॉन्ग वाटर डिस्चार्ज, यानी जो आपकी क्या है आंधी बारिश तूफान में जो बारिश होते हैं उसको डिस्चार्ज होने से रोकना होगा। अर्बन फ्लड को भी हमें क्या है एक तरीके से ओवरलोडिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ये सब लगाने होंगे, रिड्यूस करना होगा सी वाटर इन ग्रेस इन कोस्टल एरिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे वाटर आपके क्या है सी वाटर में मिल जाए, उसको हमें क्या है थोड़ा थोड़ा पानी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में सारा पानी चला जाएगा बह के तो हमें नुकसान होगा। तो ये हमारा क्या है लोकल लेवल पे हो गया, सेवरल वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हमें बनानी होगी, आज से ही बनानी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई।
तो इसमें हमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमें अप्रोच लगाने की ज़रूरत है और वाइडर थिंकिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ लिखा है, जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा क्या था, वाटर हम हार्वेस्ट कैसे करते थे हमारी कंट्री में। तो जैसे कि हमारा जोधाज़ हो गया, तालाब हो गया या फिर क्या हो गया, कुंड हो गए, है ना? ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड टैंक्स होते थे जिसमें हम क्या है, वाटर को स्टोर करते थे। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की बात करें तो वहाँ पे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिसेस किए जाते थे वाटर को कंजर्व करने, ठीक है? इस तरीके से पाइप को बीच से काट दिया जाता था, देन इसमें से वाटर क्या है, इस तरीके से इरिगेट होता था, इधर से इधर, इधर से इधर, वो एक तरीके से चेन सा बना देते थे, देन उसका वाटर का यूज करते थे। देन यहाँ पे लिखा है जो कोल्ड डेजर्ट है एरिया, जैसे कि स्पीति हो गया हिमाचल में, यहाँ पे वैसा सूखा एरिया जहाँ पे आपके क्या है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे कुल इरिगेशन सिस्टम किया जाता है। क्या है ये प्रैक्टिस? तो ये आपका कुल्स जो है आपका एक चैनल बनाया जाता है, किसके द्वारा, ये कैरी फ्रॉम द ग्लेशियर टू विलेजेस, ठीक है? जो ग्लेशियर से जो पानी बह के आ रहा होता है उसका हम क्या है, एक चैनल बनाते हैं, एक तरह नदी टाइप, छोटी सी पतली सी नाली टाइप, है ना? एंड क्या है, वो स्पैन लॉन्ग डिस्टेंस और वो लंबी दूरी तय करते आते हैं। यहाँ पे लिखा है लगभग 10 किलोमीटर भी लंबा होता है ना? माउंटेन स्लोप के सारे सारे वो पानी को हम कैरी करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते होंगे ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन है, जैसे कि मैं बता रहा था ना आपने, ये देखिए मेन चैनल है। देन इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पे जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे पानी इस तरीके से पहुंचा दिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे कुल है, कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए इस तरीके से कुल बनाए जाते हैं, ज्यादातर आपके हिमालय रीजन पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीति एरिया में किस तरीके से कुल वर्क करता है ना? यहाँ पे तो बहुत सारे आपके क्या है, मेथड है जिससे हम क्या है वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में भी हम वाटर को कन्वर्ट एक तरीके से कंजर्व करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए, है ना? जैसे कि एक स्कीम भी आपका जो कि ऑपरेशनल है राष्ट्रपति भवन में, है ना? जिसमें क्या है कि अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है, 1 लाख लीटर कैपेसिटी है वाटर को स्टोर करने की, ठीक है? स्टोर वाटर लो क्वालिटी यूज, मतलब लो क्वालिटी यूज के लिए, यानी जैसे कि देखो क्या है कि आपके जो संसद भवन है ना, वहां पे वाटर क्या होता है, कलेक्ट होता है नॉर्दर्न साइड से रूफ के, और एक तरीके से राष्ट्रपति भवन को की ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है? तो इनका जस्ट वो पेड़ पौधे में पानी वानी डालने के लिए यूज किया जाता है। देन यहाँ पे 2 डग वेल्स के बारे में भी दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो सिस्टम है आप देख सकते हैं, तो काफी पानी ये क्या है स्टोर कर सकते हैं इससे हम, है? ये देख लीजिए, यहाँ से आपके छत से पानी इकट्ठा होता है, इस स्लोप टाइप बनाते हैं हम। देन यहाँ से आपका एक फिल्टर चैम्बर होता है जिससे फिल्टर होता है वाटर। देन ये कलेक्शन टैंक होता है, अगर एक्सेस वाटर होगा तो ये एक वापस से एक कुआं जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक्विफायर लाइक स्ट्रक्चर, ये वापस से ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर देता है, ठीक है? जैसे ये टंकी भरेगा तो ये अंदर चला जाएगा पानी जमीन के अंदर, है ना? और टंकी के पानी को हम क्या है यूज भी कर सकते हैं अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, वाटर हार्वेस्टिंग मेजर जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई जो सीवेज बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पे लिखा है पूरा इसका फुल फॉर्म, है ना? किस तरीके से हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, क्या मेजर लेने चाहिए, है ना? यहाँ पे मीरू मीरू भी लिखा है, मीरू मीरू अंडर द मीरू मीरू वाटर एंड यू, इसका मतलब होता है वाटर एंड यू, वाटर और आप, है ना? किस तरीके से हम रिचार्ज कर सकते हैं पेट्स को, मिनी ट्रीटमेंट यूनिट्स को, है ना? ये सारी चीजें हो गई। देन उसके बाद कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है, यहाँ पे लिखा है कि जो इंक्रीजिंगली बिकमिंग स्केयर कमोडिटी, एक तरीके से सॉरी स्कार्स कमोडिटी, एक तरीके से क्या हो रहा है कि हमें पीने की पानी की कमी देखने को जो मिल रहा है, सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, तो एक तरीके से स्कार्स कमोडिटी बनता जा रहा है ना? देन उसके बाद ये जो स्कार्सिटी एक तरीके से थ्रेटन करता है, ये क्या लिखा है, जियोपर्डाइजिंग आवर लाइवलीहुड, ठीक है? हमारे लाइवलीहुड को एक तरह से इम्पैक्ट करने का काम करता है, हमारे लाइफ को एंडेंजर करने का काम करता है। मिलियन ऑफ पीपल आपके क्या है फ्रेश वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि आपके पुअर क्वालिटी और अनसफिशिएंटली क्वांटिटी में क्या है वाटर, मतलब पानी खराब भी आ रहा है, साथ साथ क्वांटिटी भी उसकी क्या होती है, कम होती है। 2001 के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लगभग 25 साल के अंदर 1/3 ऑफ जो वर्ल्ड है पॉपुलेशन को वो एक्सपीरियंस सीवियर वाटर स्कार्सिटी, ठीक है? यानी 1/3 जो आपका क्या है पॉपुलेशन है उनको वाटर स्कार्सिटी 25 सालों में फेस करने को मिला है। 1 लाख पीपल जो है लैक एक्सेस सेफ वाटर ड्रिंकिंग, 3 बिलियन पीपल, मतलब 1 ही बिलियन पीपल जो है उनको क्या है एक्सेस मिल रखा है सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर का, 3 बिलियन पीपल जो है लगभग लगभग हाफ ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन, यानी आधी आबादी जो पृथ्वी की है उनको बेसिक सीवेज सिस्टम की कमी देखने को मिलती है, ठीक है? यानी पानी कमी, पीने की पानी की कमी भी मिल रही है, एंड देन सीवेज सिस्टम भी हमें प्रॉपर नहीं मिलता जिससे कि हम एक तरीके से वाटर को सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें।
90% सीवेज जो है प्रोड्यूस होता है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, है ना, रिटर्न अनट्रीटेड और टू लैंड, ठीक है। और क्या है, एक तरीके से अनट्रीटेड हम क्या है वाटर को डायरेक्ट हम नदियों में बहा देते हैं, देन हमारा क्या है नदी वगैरह गंदा होता है ना। पैराडॉक्सिकली, एक तरीके से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है ना। बहुत ही एकदम जस्ट कहेंगे स्टीरियोटाइप है ना, बहुत पुराने जमाने टाइप है ना। तो यहाँ पे लिखा लैक ऑफ वाटर ड्रिंकिंग जो है एक तरीके से हो जाता है, क्योंकि हमारी नदियाँ क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, पॉल्यूशन के कारण पॉल्यूट हो जाती है। और कभी कभी क्या लिखा है, अबव एवरेज रेनफॉल एरियाज भी होते हैं। देन यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट intensifies critical policy decision and take long basis of regenerating, regulating and accumulating using water resources, ठीक है। तो कुछ इस मैनर में हमें अपना एक तरीके से मैनेजमेंट तैयार करना होगा, ताकि हमारा जो नीड है सेफ वाटर का, सैनिटेशन का, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हम एक तरीके से डिमांड को फुलफिल कर पाए। देन और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज मींस द प्रोग्राम प्रोवाइडेड टू एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी फॉर वेरियस यूजेस ऑफ एंडेंजरिंग, जो भी आपके क्या है मतलब पानी की कमी से हमें जो खतरा हो सकता है उसको हम किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, वो भी हो गया आपका। देन उसके बाद हमारा क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर लग रहा है मुझे यहाँ पे, कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, लैंड रिसोर्सेज तो रह ही गया है, तो ये सारी चीजें आपको मेजर लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे लिखा है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, हम कैसे डिसैलिनेट कर सकते हैं सी वाटर को। तो ये वाला जो ये जो आपका जो टेक्निक है काफी ज्यादा हम क्या है यूज करते हैं आज के समय में वैसे एरिया में जहाँ पे वाटर की कमी आपको देखने को मिलती है, यानी आपके यूएई जैसे देश हो गए, सऊदी अरब हो गया, है ना, सऊदी अरब हो गया, ये सारी कंट्री क्या है यूज करती है इस टेक्निक को। ये देखिए क्या है कि ये क्या करते हैं, जो सैलिनेटेड वाटर को एक रिजर्वायर में इकट्ठा करते हैं, देन उसके ऊपर एक इस तरीके का क्या सेड लगाते हैं जो कि आपका क्या है गर्म होता है किसके, सन रे से। एंड देन जब ये वाटर वेपराइज होते हैं तो देन इस पे वाटर वेपर चिपकते हैं, देन वो ठंडे होकर कंडेंस होकर कुछ इस तरीके से यहाँ पे जमा हो जाते हैं, और ये वाटर आपका कैसा होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, बिल्कुल आपका फ्रेश वाटर होता है। ये सोलर एनर्जी के थ्रू हम वाटर को साफ करते हैं, ये गुड क्वालिटी ऑफ वाटर हम इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो मेथड है डिसैलिनेशन का, ये आपका सी वाटर का क्या कहलाता है, यहाँ पे मतलब ये भावनगर जो गुजरात का जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको मिलेगा, चूरू राजस्थान में भी मिलेगा आपको ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर। देन रिड्यूस कर सकते हैं हम कंजप्शन को, अनपैराडोनेबल वेस्ट ऑफ द प्रीशियस एंड स्कार्स रिसोर्सेज। देन लॉट ऑफ वाटर जो वेस्ट की तरह यूज हो जाता है, मतलब बैड प्लम्बिंग है ना, यानी क्या है हम सही से क्या प्लम्बिंग नहीं करते तो देन क्या पानी हम बहा देते हैं, है ना। और एक्सेसिव इरिगेशन को भी हमें रोकना है। यहाँ पे वेस्ट वाटर के बारे में कहा गया है, तो डोमेस्टिक और म्युनिसिपल जो वाटर वेस्ट है उसको हम किस तरीके से रिच ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को अलग करके देन उसको हम क्या है साफ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो रॉ सीवेज को इस तरीके से स्क्रीन में डाला जाता है, देन यहाँ पे कम्युनेटर है, देन प्राइमरी क्लैरिफायर है, देन इसके थ्रू यहाँ पे इस तरीके से आपके यहाँ से वेस्ट भी आपके बाहर आ जाते हैं, स्लज वगैरह। देन ये कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, देन उसके बाद हम क्या है डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल वेस्ट से वाटर को ट्रीट कर पाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, और जर्म और टॉक्सिक एलिमेंट को भी हमें क्या है रिमूवल करना होता है वेस्ट वाटर से, सीवेज हो गया, टैंक हो गया, पॉन्ड से, है ना। देन उसके बाद जो पार्टिकल जो है आपके नीचे बैठ जाते हैं, फाइनर पार्टिकल जो हो गया आपके वो सेटल डाउन हो जाते हैं ना, और कास्टिक सोडा वगैरह भी क्या हो जाते हैं नीचे आ जाते हैं एलम डालने पे। ये जो एलम होता है आपका फिटकरी है ना, फिटकरी डालते हैं तो क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं एलम और फिटकरी डालने से जो फाइनर पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और एक क्लियर लिक्विड हमें एक तरीके से मिल जाता है। देन उसको हम फिल्टर से गुजारते हैं, जो कि आपका सैंड भी हो सकता है या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पे रिमूव कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करके हम वाटर में जो डिजोल्व वेस्ट वाटर है उसको हम अलग करते हैं, ऐड ऑक्सीजन ऐड करते हैं हम उसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट भी डालते हैं, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। देन ये इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं वाटर को। यहाँ पे लिखा है ग्रोइंग एल्गी वाटर हाई सिंथ, ठीक है, अब वाइल्ड प्लांट इज ग्रो फ्लोटिंग एंड मासेज एंड द लेक्स विद डबल पर्पस। क्या है कि हम एल्गी भी कभी कभी उस पर ग्रो करवा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो वाटर को साफ भी करता है, साथ साथ पॉलिटेंट हो गए जैसे कि फॉस्फेट नाइट्रेट हो गए, उनको एज अ न्यूट्रिएंट क्या है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, ठीक है, और बायोगैस का भी प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे SAQ1 है, SAQ1 को आपको करना है। यहाँ पे SAQ1 में आपके क्या क्या है तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है? तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कह रहा है कि डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। तो भाई कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपका क्या है, हमारा ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हम वाटर पढ़ रहे हैं, वाटर एंड लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर हो गया। ठीक है, फ्रेश वाटर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हमारे ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए। देन मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है आपका, वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। किस पे? तो अर्थ पे होता है ना। बाकी आपको किसी प्लेनेट में मिलता है क्या? हाँ, मार्स वगैरह पे देखा गया है, बट हम मार्स पे नहीं रहते ना। देन उसके बाद हम बात करें, वाटर एक यूनिवर्सल क्या होता है आपका, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें हम किसी भी लिक्विड को हम घोल सकते हैं। देन यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है फॉर द बिगेस्ट डैश ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एग्रीकल्चर जो है आपका बिगेस्ट कंज्यूमर है वाटर का। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका वाटर कंज्यूम कौन करता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में होता है। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या हो गया, डैश इज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर डेट एक्सटेंड द कैनाल कैपेसिटी ऑफ द डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लड हो जाएगा। फ्लड क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। एक्सीड वाटर, ज्यादा वाटर होता है तो कैनाल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज कर देता है। किससे? तो रिवर से। यहाँ पे रिवर लिख देना। देन यहाँ पे लिखा कृष्णा। कृष्णा क्या है? तो कृष्णा डैश रिच्ड एट द डिसीजन इन 1973। तो यहाँ पे आपका होगा ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये शायद छूट गया क्या? देन उसके बाद डैश मेथड्स आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर। तो कौन सा सिस्टम था आपका? तो बहुत सारे सेवरल सिस्टम्स थे। ठीक है, और वो ट्रेडिशनल वाटर को किस तरीके से करना, तो वो हार्वेस्टिंग वाला जो था ना, कुंड वगैरह हो गया, ये सारी चीजें बनाते थे हम। देन उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कितना बड़ा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। अरे भाई काफी बड़ा है ना। चलिए, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रखते हैं और इसको नेक्स्ट क्लास के टॉपिक में हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, नहीं तो हमारी क्लास क्या हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी एंड देन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो भी आपको क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।